एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हमारे 5 MCQs प्रैक्टिस DPSP पर। ऑलरेडी हम हमारे 7 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो फाउंडेशन होता है ना पॉलिटी का, चाहे वो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर हो, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रीएम्बल हो, सैलिएंट फीचर्स हो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो, सिटीजनशिप हो और इवन हमारा फंडामेंटल राइट्स, हम इन सब की क्लासेस भी ले चुके हैं। इन पे बेस्ड जो हमारी मिनी क्विज आती है 7 एपिसोड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा 8th एपिसोड। DPSP हम और कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आज टाइम है इसमें मिनी क्विज प्रैक्टिस करने का। आई एम होपिंग कि आप अच्छे से कल वाली क्लास को रिवाइज करके आए होंगे। एंड आज जो पहली बार हम मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले जाके जो हमारी अर्लियर क्लासेज है ना DPSP तक, ठीक है, ये पहले कंप्लीट कर लो। प्रीवियस वाले जो चैप्टर्स हैं उन पे बेस्ड MCQs प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये वाली क्लास कंटिन्यू करना। बिकॉज एक फ्लो में आप पढ़ोगे ना तो वो बहुत ही ज़रूरी है, खासकर हमारे पॉलिटी वाले चैप्टर्स के लिए। आपस में इंटरलिंकिंग है, टॉपिक्स का जो इंटरलिंकिंग चल रहा है, आपके जो जितने भी डाउट्स होते हैं, जहाँ पे भी कंसेप्चुअल इश्यूज होते हैं, वो सब क्लियर होते हुए जाते हैं। एक लिंकिंग है, तो इसलिए पहले प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी अवेलेबल हैं। चाहे वो हमारी 1 पेजर सीरीज़ हो, जहाँ पे मतलब मैं लेक्चर और पूरी डिटेल में इसके बारे में पढ़ाती हूँ, एंड दूसरी हमारी ये मिनी क्विज वाली जो सीरीज़ चलती है, जिसमें हम डेली 5 MCQs लेते हैं। तो आप पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास लीजिएगा। एंड जो कल वाली क्लास देख कर आए हैं, आई एम होपिंग कि आप रिवाइज अच्छे से करके आए होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये जो नीचे 4 दिए हुए हैं ना आपको पॉइंट्स, इनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से ये कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए, किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में आया था। अब अगर आप चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे तो आपको पता होंगे कि ओरिजिनली कौन से थे, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाए गए थे। ठीक है, ये कल बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। तो चलिए अब आप इन चारों को देख लीजिए कि कौन कौन से हमारे ओरिजिनल में थे या नहीं थे, कौन से 42nd से आए हैं, या हो सकता है इनमें से कोई और किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए हो, तो वो आपको पता करना है। आपसे पूछे करेक्ट आंसर, तो जो 42nd से आए हैं आपको सिर्फ वही मार्क करके बताना है। पहला प्रोविजन क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सेकंड है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एंड हमारा फोर्थ प्रोविजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ईजी है, आप एक पार्ट को ईजीली एलिमिनेट कर सकते हो। जल्दी से अपना आंसर मार्क करो, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। 3 सेकेंड्स हैं बस आपके पास, उसके बाद हम डिटेल में इसके आंसर को देखेंगे। सो नाउ 3 and 2 and now 1. So now your times up. आई एम होपिंग कि आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके आंसर को। क्या आपको ध्यान है कि हमने क्या किया था, ये वाला जो ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो ऑलरेडी था ना प्रेजेंट, इसको थोड़े ना अमेंडमेंट एक्ट से लेकर आए, ये तो हमारा गांधीयन प्रिंसिपल था, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाले इसको फोर्थ वाले को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास के ऑप्शन बचे 1 and 3, एंड दूसरा क्या है, सॉरी ये 2 and 3, एंड पहला ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो यस, ये जो स्टार्टिंग के तीनों प्रोविजंस हैं ये आए हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो इसको डिटेल में एक बार आंसर देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। तो यस, ये क्या है, करेक्ट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, इन तीनों को ऐड करवाया है। 39A डील करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से। आर्टिकल 43A डील करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री से। एंड आर्टिकल 48A डील करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से। ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये याद रखना, जो आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड नहीं किया है। एंड ये हमारा कौन सा वाले पार्ट में आता है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में। एंड आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासीफाई नहीं किया है, ये हमने किस तरीके का प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमारी DPSPs को। एक गांधीयन प्रिंसिपल, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, और एक हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2,
ये क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें से पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आर्टिकल 37 मेक्स डीपीएसपीज अ नॉन जस्टिसेबल बट डिक्लेयर्स देम फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्या आर्टिकल 37 ये बोलता है कि डीपीएसपीज हमारे नॉन जस्टिसेबल हैं। नॉन जस्टिसेबल पता होना चाहिए, कई बार बता चुकी हूँ, अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। पर बोलता है कि नॉन जस्टिसेबल है बट ये फंडामेंटल है कंट्री के गवर्नेंस के लिए, ओके। सेकंड क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, डीपीएसपीज आर एड्रेस्ड एक्सक्लूसिवली टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड डू नॉट इम्पोज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन अपॉन स्टेट गवर्नमेंट्स। जो डीपीएसपीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज होते हैं, है ना, इन यही इसको फॉलो करेंगे, बट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पे ये इम्पोज नहीं होते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ये इम्पोज नहीं करते। इन शॉर्ट, यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ये अप्लाई करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन बोथ इनैक्ट लॉज। कौन कौन, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन बोथ इनैक्ट लॉज टू गिव इफेक्ट्स टू डीपीएसपीज विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। मीन्स पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है दोनों ही लॉज बना सकती हैं डीपीएसपीज को एक लीगल प्रोविजन बनाने के लिए, पर अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंस में। मीन्स पार्लियामेंट जिस चीज़ पे लॉ बना सकती है वो वाली चीज़ों को इंक्लूड करेगी, एंड स्टेट लेजिस्लेचर जिन पे अपना लॉ बना सकती है, मतलब जहाँ पे उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, वो उतने को यूज़ करेगी। तो बताइए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। 3 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सो नाउ टाइम्स अप, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन, हमें अब ढंग से देखना। लेट मी रिमूव, ओके। सो अब ये बताओ, ये तो सही है, आर्टिकल 36 तो हमें डेफिनेशन बता रहा था ना, आर्टिकल 36 की स्टेट की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल 37 ने बोला था कि डीपीएसपीज क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, बट अगर आप कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, है ना, तो उसको क्या है, ये फंडामेंटल प्रोविजंस है कि उसको लागू करने ही करने, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो आपको लोगों के बारे में वही तो सोच रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब पर ये गलत है ना, मैं ऑलरेडी बताया था कि डीपीएसपीज दोनों पे ही अप्लाई होते हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट पे अप्लाई होंगे। सेकंड स्टेटमेंट गया तो आंसर आपकी आंखों के सामने, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, ओके। एंड थर्ड वाला भी सही है कि पार्लियामेंट जो उसका कॉम्पिटेंस है उसके अकॉर्डिंग लॉज बना सकती है डीपीएसपीज को इफेक्ट देने के लिए, एंड स्टेट लेजिस्लेचर अपनी वाली प्रोविजंस में करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, तो ये गलत नहीं होने चाहिए थे। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा रहे हैं, बट एटलीस्ट ये आपकी अभी बेसिक प्रैक्टिस चल रही है, ये गलत नहीं होने चाहिए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन जब हमें छोटा सा लगता है तो लगता है ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, बट एक्चुअली छोटे वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा घुमाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट डायरेक्ट अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ डीपीएसपी इंटू अ स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। समझ में आया कि इन चारों में से कौन सा प्रोविजन है जिसने क्या किया है, जो डीपीएसपी है उसको एक कानून में चेंज किया है। मीन्स उसके लिए एक स्पेसिफिक आपको लॉ, है ना, स्टैट्यूटरी बोलो या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा ना कि ये क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है ये लॉज बना सकती है। तो क्या इनमें से कोई ऐसा है, मतलब ऑब्वियसली है तभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है जिसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, ओके। मैकेनिज्म इन द सेंस स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, क्या विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऐसा लॉ है स्पेसिफिक। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कुछ इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। फिर लास्ट हमारा आर्टिकल 48A एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आपका जो भी आंसर है जल्दी मार्क कीजिए। इसके लिए तो मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगी, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन की लेंथ छोटी है, बट यहाँ पे आपको आपका कितना मतलब रिमाइंड कर पा रहे हो चीज़ों को, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, ओके। तो अपना टाइम आराम से लीजिए, मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बट अपना आंसर जल्दी से मार्क कर लीजिए। सो यस,
सोचिए समझिए, उसके बाद अपना आंसर मार्क करना है। ओके, नाउ 5, नाउ 4, नाउ 3, नाउ 2 एंड नाउ फाइनली 1। नाउ टाइम्स अप। ओके, चलो अब देखो, अगर आपको कुछ मान लो समझ में नहीं भी आ रहा, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए था कि यार इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इस पर रिलेटेड चीज़ें काफ़ी हमें न्यूज़ में रहती है ना कि लोगों को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, इक्वल जस्टिस रहना चाहिए। तो यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 39A। इसमें आपने वो सुना होगा कि हम क्या लेके आए थे, नालसा वगैरह चीज़ें ना, तो वहाँ पे जो जस्टिस मिलेगा लोगों को, ठीक है। तो आर्टिकल 39A डील्स करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से। एंड ये हमारा किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको लॉ देखने को मिल रहा है? तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। ये नालसा वाला हो गया, स्टेट का भी होता है नालसा फॉर नेशनल लेवल, एंड स्टेट के लिए हमारा स्टेट लेवल्स पे चलता है। तो आपको याद रखना है कि बाकी के जो प्रोविजंस हैं उन पे भी है लेजिस्लेशन इन्फ्लुएंस, बट ये वाला जो हमारा आर्टिकल 39A है, ये पर्टिकुलरली एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल से इंस्टीट्यूशनल पाथवे हमें दिखाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमारे किसके लिए अवेलेबल है? आर्टिकल 39A के लिए। ओके, चलिए चलते हैं हमारे, अब यहाँ पे, हाँ 1 सेकेंड और मैं बता दूँ, ठीक है, कि याद रखना है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम भी दिया था कि स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि स्टैट्यूटरी या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। सिंपल उस टर्म में मत जाना कि अच्छा लॉ तो हम एनवायरनमेंट के लिए भी बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं, यहाँ पे क्या स्पेसिफिक हमारे उस इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखना कि हम लिविंग वेज को भी किसी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, नहीं, ये इनके लिए हमारे पास लॉ देखने को मिल रहे हैं, बट क्या है, पूछा है स्पेसिफिक हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है या नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आर्टिकल 39B डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू सबसर्व द कॉमन गुड। क्या आर्टिकल 39B ये कहता है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज, हमारे जो संसाधन हैं, वो मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि सबका फ़ायदा हो, है ना, कॉमन गुड हो, है ना, ऐसा नहीं कि किसी एक के पास ही पूरी की पूरी वेल्थ हो, दूसरा इंसान गरीबी में जी रहा हो। मीन्स क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप और जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो सबके भले के लिए होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आर्टिकल 39 क्लॉज C सीक्स टू प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ऊपर वाली चीज़ है कि ये क्या करेगा, जो वेल्थ है, मीन्स जो आपके बोल सकते हो धन है, संपत्ति है, ठीक है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी किसके लिए होनी चाहिए? सबके लिए होनी चाहिए, कॉमन डेट्रीमेंट, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर क्लास। ओके, स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? बोथ आर्टिकल्स 39 क्लॉज B एंड 39 क्लॉज C वर इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कब का है ये? 1976 का है ना। क्या ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं 39 क्लॉज B एंड आर्टिकल 39 क्लॉज C, क्या ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आए थे? तो आपका जो भी आंसर है जल्दी से मार्क कीजिए। एंड ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बताया था कि आर्टिकल 39 सब क्लॉज B, आर्टिकल 39 क्लॉज C, है ना, ये हमारे क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में जब देखते हैं बैलेंस बनाने के लिए, तो ये वाले आर्टिकल बहुत रोल में आए थे, है ना, जब इवोल्यूशन चला था कि हम आर्टिकल 14 एंड 19 को प्रायोरिटी दें या आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड आर्टिकल 39 क्लॉज C को दें। ओके, ये स्टोरी आपको याद आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझाई थी। तो अपना आंसर जल्दी से मार्क कर लीजिए, 3 सेकेंड्स है आपके पास। 3, 2, नाउ 1। अपना आंसर मार्क करो जल्दी से, नहीं किया हो तो, बिकॉज नाउ टाइम्स अप। ओके, चलिए अब देखो, सीधी सी बात है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, यही तो बात कर रहे हैं, वो लोगों का भला हो, फ़ायदा हो, इसलिए तो हम आर्टिकल 14 और 19 को भी कंपेयर कर रहे थे कि जब हम 39B एंड 39C को लेके आएंगे तो फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकते हैं, नीचे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो इवोल्यूशन चला था तभी तो बात चली। पर ये जो हमारा स्टेटमेंट 3 है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से नहीं आया है। ओके, सो थर्ड वाला आप हटाओगे, आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए डिटेल में इसको आंसर देख लेते हैं एक बार। कि जो हमारे स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 हैं वो करेक्ट हैं, बट ये जो हमारा
दोनों आर्टिकल्स हैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये नहीं आया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे कौन से आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, तो इनको याद रखना, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A ये हमारे आए हैं, है ना। अभी हम पहले भी देख चुके थे कि कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। ये मतलब बस टेस्टिंग है कि अच्छा आप कितना अच्छे से रिवाइज करके आए हो, आपको चीज़ें कितनी क्लियर हुई हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। DPSPs दे रखी हैं, इनका क्लासिफिकेशन दे रखा है। अब आपको बताना है कि ये पेयर सही है या नहीं है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का गांधीयन प्रिंसिपल है, ये लो, ये तो मैंने चीटिंग ही करा दी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है, तो ये तो सही है, चलो मैं ही बता दे रही हूँ, है ना। बाकी के 3 ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड पेयर सॉरी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या ये गांधीयन प्रिंसिपल है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्या ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है। तो अपना आंसर बताइए कि आपको कितने पेयर्स करेक्टली मैच लग रहे हैं, सिर्फ 2, सिर्फ 3, चारों, या फिर कोई भी नहीं आपका। अब आप ये वाला आंसर तो हटा ही दोगे क्योंकि ये तो मैंने ही आपको बता दिया कि एक तो आपका सही है। चलिए, तो आपके पास अब 3 ऑप्शंस है, अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आ रही है, इट मीन्स आपको रिवीजन की ज़रूरत है। दोबारा से जाके क्लास देखिए, अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। सारी की सारी PDF भी मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रही हूँ, वहाँ से जाके रिवाइज कीजिए। 1 पेजर में आपको सब कुछ मिलता है ना, उधर से रिवाइज कीजिए। तो रिवाइज करते रहिए, MCQs की प्रैक्टिस करते रहिए, क्लासेस लेते रहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, होंगे ही होंगे, है ना। चलिए, सो नाउ 3, 2 and 1, now your time's up. ओके, सो करेक्ट आंसर बताना है। तो ये चारों ही हमारे क्या है, सही है। हमने बोला था जैसे विलेज पंचायत बनानी है तो गांधीयन थॉट थी, गांधीयन प्रिंसिपल है ये। कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हमारा किसी गांधीयन प्रिंसिपल में है। इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल पीस रहे, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। तो इसके सारे आंसर्स क्या हैं, मतलब सारे पेयर्स क्या है, करेक्टली मैच्ड हैं। तो आंसर शुड बी C। ओके, तो ये हमारे क्या है, चारों करेक्ट हैं। विलेज पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल है, आर्टिकल 40 में इसका मेंशन है। सिमिलरली जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है, एंड इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 39A। एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ही है, ये हमारा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 51 में। तो आपको DPSP में ये ध्यान रखना है कि पहले आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, किससे डील कर रहे हैं, ठीक है। उनका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं उनसे क्या क्या ऐड हुआ है, चाहे वो हमारा 42nd हो, ठीक है, 86th हो, 97th हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जो केसेस का एवोल्यूशन है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको DPSP में पता होने चाहिए। अगर आपने अच्छे से क्लासेस लिए होंगी, रिवाइज किया होगा, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। मतलब आपको ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रटना कुछ नहीं है, समझते जाओ और रिवाइज करते जाओ, बस यही करना है। तो ये आई एम होपिंग कि आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे। आपका जितना भी स्कोर बना हो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। PDF सारी वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका मतलब आपको नोट्स के लिए या किसी भी PDF के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी टेलीग्राम पे अपडेटेड है। ओके, एंड बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो कंफर्म कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। बस कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए रिलेटेड टू सब्जेक्ट और एग्जाम। अपनी प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, बस। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रिवाइजिंग। एंड अगर आपको ये हमारे सेशंस पसंद आ रहे हो, पसंद से भी ज़्यादा मैं अगर ट्रूली बोलूँ तो अगर ये आपके पढ़ाई में, समझने में, रिवीजन में, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल लग रहे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।